हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। इंजीनियर्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्टील से कैसे बचाएं लाखों का नुकसान, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग मार्जिन के बारे में। यह वीडियो हर एक सिविल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं जॉब इंटरव्यू में, तो यह आपके लिए एकदम तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स अपना स्टार्टअप चालू कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपनी इंप्लॉयज, कंपनी ओनर्स के लिए भी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिटेल पे बात करेंगे रोलिंग मार्जिन होती क्या है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी डिटेल्स इसमें सीखने को मिलने वाली। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। सो इंजीनियर्स, अब हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल शीट पर, जिसके आप देख रहे हैं। और सबसे पहले चलते हैं जो कि हमारा आईएएस कोड रोलिंग मार्जिन के लिए यूज है, दैट इज आईएएस कोड 1786/2008, क्लॉज नंबर 7.2 एंड पेज नंबर 5 पर इसका डाटा गिवन है। अब यहाँ पर टॉलरेंस और नॉमिनल मास, अभी समझते टॉलरेंस होती क्या है। आप पेट्रोल भराने तो गए होंगे। फॉर एग्जांपल, आप 100 रुपए का पेट्रोल लाते हैं और वो जब पेट्रोल डालता है तो वो हो जाता है 100.10 या फिर 100.20, ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 से कम हो, 99.90 या 99.95। तो क्या आप उसको बोलते नहीं यार थोड़ा पूरा भर, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, यार 100 से 25 पैसे 10 पैसे ज़्यादा डल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि कितना वैल्यू, कितना 100 से कम या कितना 100 से ज़्यादा अलाउ हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर वो 100 की जगह 98 रुपीज़ का डालेगा तो आपको वो अलाउ नहीं होगा, आपको टॉलरेबल नहीं होगा। आप बोलेंगे भाई 100 का डाल, क्लियर है। लेकिन अगर वो यहां पर उसके लिए भी फेवरेबल है कि अगर भाई आपने 100 का बोला और गलती से 103 या 104 का डल गए, तो आपसे बोलेगा सर मुझे 3 या 4 रुपए और दीजिए एक्स्ट्रा, तो आपको देना होगा। तो यही पार्ट है कि जो एक बेस वैल्यू होती है, उस बेस वैल्यू से जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं वो उससे कितना ज्यादा या कितना उससे कम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हमारे बार्स के लिए यूज होता है कि जब भी हमारी बार मैन्युफैक्चर होकर आती है तो यूनिट वेट जो हमारे स्टैंडर्ड्स पे मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनल जो हमारा वेट है, हर एक डाई ऑफ बार के लिए हमारा स्टैंडर्ड वेट फिक्स है, जो इसका फॉर्मूला होता है D²/162। यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट फिक्स है। लेकिन जब वो बार मैन्युफैक्चर होकर आती है तो उसका एग्जैक्ट वेट हो सकता है ये ना हो, इस वैल्यू से ज्यादा हो या कम भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से वो कितना ज्यादा या कम यहाँ पर आईएएस कोड पर प्रॉपर्ली इसका टॉलरेंस वैल्यू गिवन है। क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, यानी कि 10 mm और उससे कम का जो हमारा टॉलरेबल लिमिट है दैट इज +-7। उसके बाद अप टू 10 इंक्लूडिंग 16, यानी कि 10 से ऊपर 12 mm एंड इंक्लूडिंग 16 यानी कि 16 mm, इसका जो हमारा टॉलरेबल लिमिट है +-5। एंड इसके बाद हम बात करें ओवर 6 यानी कि 16 mm के बाहर से ऊपर, फिर उसका टॉलरेबल लिमिट है +-3। यहां पर हमको ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूं कि ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है। जैसे कि आप देखिए यहां पर हमारे पास एक रिक्वायर्ड लेंथ है, आपके पास काम है और आपको एक 12 मीटर का एक रिइंफोर्समेंट, एक 12 मीटर का सरिया लगाना है। क्लियर। आपको पता है भैया कि 50 रुपए पर केजी हमारा एक वेट है, हमने लेकर चला है कॉन्सेप्ट के भी। जब हम स्टील खरीदने जाते हैं तो केजी में जाते हैं। अब ये तो नहीं बोलेंगे भाई 12 मीटर का बार दो, आप ये बोलेंगे भाई 1 केजी 2 केजी, फॉर एग्जाम्पल टन्स में बात होती है प्रोजेक्ट में, तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 50 रुपीज पर केजी हमने एक एवरेज वैल्यू रेट ले लिया है। अगर आपको 1 केजी लोहा लेना है तो उसका अमाउंट लगेगा आपको 50 रुपए। क्लियर। अब हम यहां पर देखते हैं कि 10 mm का बार आप लेने गए हैं और उसका जो यूनिट वेट होता है D²/162 और आईएएस कोड में मेंशन है 0.617 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 0.61 kg आता है। क्लियर। और 1 kg का दाम कितना है? 50 रुपए। तो अगर मैं बात करूं 0.61 kg का कितना अमाउंट होगा, 1 kg का 50 रुपए, तो 0.61 kg का 50 × 0.617, तो यहां पर आएगा 30.85, 30 रुपए 85 पैसा हमारा 0.61 kg का वेट है। अब समझते हैं, ये तो आपको लगवाना था, मैंने आपको काम दिया कि भैया 12 मीटर का बार लगवाना है। अब आप गए, बार लेके आए, और बार लेके आने के बाद जो बार एट साइट आया आपके पास 10 mm का बार, उसको आपने 1 मीटर काटा, यूनिट लेंथ काटी आपने, और उसको जब वेट किया तो यहां पर देख रही है उसका वेट तो 0.624 kg पर मीटर आ रहा है। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड्स में अलाउ था वो 0.617 kg था। तो भाई मैं तो आपको उसी के हिसाब से आप पैसा दूंगा कि 0.61 kg के हिसाब से आपको पैसा दूंगा 12 मीटर की बार के लिए।
अब लेकिन जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कि यार जब मैं बार लेकर आया और वहाँ जब मैंने 1 मीटर काट के उसको वेट किया तो 0.624 kg पर मीटर इसका वेट आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर डिफरेंस आ गया यहाँ पर कि जब आप इसको 50 रुपीज़ पर केजी से हम यूनिट वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर यहाँ भी आपने लेकर आया है और 1 मीटर बार यहाँ पर भी है, लेकिन जो देखिए अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पर 30.85 और यहाँ पर जो इसको 0.625 kg पर मीटर आ रहा है वही 10 mm बार। यहाँ उसका 1 मीटर का रेट है 30.85 और यहाँ 1 मीटर का रेट आ रहा है 31.2। क्लियर है? तो इस चीज को और क्लियरली समझते हैं प्रॉपरली। अब यहां पर देखिए टोटल वेट, अब हम बात करें 1 मीटर का वेट हो गया 0.617, तो टोटल 12 मीटर मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था भाई 12 मीटर का बार आपको लगाना है, तो 12 मीटर लेंथ तो फिक्स, आपको 12 मीटर का काम करना ही करना है। तो आपने यहां पर देखा 12 इंटू 0.617 यानी कि 7.404 kg होता है टोटल। क्लियर? 1 मीटर का 617 तो 12 मीटर का 7.404 kg। अब आपको आप जाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उसको बोलेंगे भाई मुझे 7.404 kg स्टील दे देना। क्लियर? अब जैसे आप 7.404 kg स्टील बोलेंगे, उसने आपको स्टील दे दिया, आप आए अपने साइट पर और साइट पर जब आपने चेक किया तो भाई आपको पता चला कि 1 मीटर में आपने लिया तो इतना ही है 7.404 kg ही लिया है, लेकिन आपको यहां पर देख रहे हैं लेकिन उसका यूनिट वेट कितना है 0.624। तो यहां पर आपको कहां पर दिक्कत आएगी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जब आप देखिए जैसे ही आप लेंथ में इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको 12 मीटर का काम करना था लेकिन आप जब पूरा स्टील लेकर आए एग्जैक्टली तो यहां पर आप देखेंगे आपको केवल 11.86 मीटर ही बार आएगी। जो वो आपको बार देगा वो 12 मीटर की होगी ही नहीं, वो एग्जैक्टली 7.404 kg की ही होगी, 12 मीटर की नहीं होगी वो। जैसे आप यहां पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो 11.86 मीटर है, 12 मीटर है ही नहीं। और जब आप यहां पर इसको एग्जैक्ट अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे, अगर 0.624 का हिसाब से जो इसका 1 मीटर का रेट था वो 31.2 और अगर इसका हम बात करें 12 मीटर में कितना रेट हो जाएगा, दैट विल बी 374.40। और अगर इसका रेट होता पर केजी 50 तो इसका रेट आ रहा है हमारा 370.2। क्लियर? तो यहां पर देखिए जो डिफरेंस आ रहा है रेट का, सेम 12 मीटर की ही बार हम यहां पर भी यूज किए और सेम 12 मीटर की भी बार हम यहां यूज किए, लेकिन इसके लेंथ में और रेट में दोनों में डिफरेंस आ गया। तो यहां पर देखिए जो अमाउंट में वेरिएशन आ रहा है एक 12 मीटर की बार के लिए, दैट विल बी 4.2 रुपीज। तो सोचिए जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते होंगे तो वहां पर जो छोटा छोटा डिविएशन है सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेट में यार, कि यहां पर देखिए 1 मीटर के यूनिट वेट 0.617 kg था, लेकिन जो बार मैन्युफैक्चर होके आई वहां पर यूनिट वेट थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहां पर समझिए कि जब आप टन्स एंड टन्स ऑफ स्टील लेते हैं तो कितना ज्यादा अमाउंट में वेरिएशन आता है। इस पार्ट को समझते हैं कि जैसे आपके पास साइट पर बंडल्स में बार्स आती हैं तो आपको क्या करना है, 3 सैंपल्स में यानी कि 3 अलग अलग बंडल से 1-1 मीटर का बार कटिंग करवाना है। यहां से आप 1 मीटर का बार कटिंग करवाएंगे और इसी तरह से इस 1 मीटर के 3 सेट आपको कटवाने हैं, यानी कि एक बंडल से एक सेट 1 मीटर का, दूसरे बंडल से 1 मीटर का, तीसरे बंडल से 1 मीटर का। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां पर मैंने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, आप एक के एग्जांपल से भी मैंने सब ले लिया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ये एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। 8 mm की हम बात करते हैं, यहां पर मैंने एक सैंपल लिया तो 1 मीटर काटा, उसका वेट आया 0.415 kg। क्लियर? मैंने दूसरा सैंपल लिया 1 मीटर काटा, उसका वेट आया 0.435, तीसरा सैंपल लिया उसका वेट आया 0.400 kg। क्लियर? अब हमें क्या करना होता है, रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हमें एवरेज वेट ऑफ सैंपल्स निकालना होता है, यानी कि 1 2 3 इन तीनों को प्लस करेंगे अपॉन 3 से कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेट ऑफ सैंपल आ जाएगा। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट जो IS कोड में मौजूद है डी स्क्वायर 162 वो यहां पर लिखा गया है। अब जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं कि यार एवरेज वेट और स्टैंडर्ड वेट में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अब हमको यहां पर यह चेक करना है कि जो परमिसिबल वैल्यू थी टॉलरेंस की, कि क्या आप इस बार को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं, जो कि रोलिंग मार्जिन का मेन कॉन्सेप्ट है, हमको उसको चेक करना है एक फॉर्मूले के हेल्प से। तो जो रोलिंग मार्जिन का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज वेट, यानी कि ये वाला वेट 0.417 जो आपका एक्चुअल आया साइड पे, और माइनस स्टैंडर्ड वेट, एवरेज वेट माइनस स्टैंडर्ड वेट अपॉन स्टैंडर्ड वेट इनटू 100 पे जैसे आप करेंगे तो यहां पर परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सेम वैल्यू को, तो यहां पर देखेंगे आप 8 mm डाया बार के लिए जो रोलिंग मार्जिन का यानी कि टॉलरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.5, और हमारा IS कोड में कितना मेंशन था 8 mm के लिए, यहां पर देख रहे हैं +-7, यानी कि हम इसको अलाउ कर सकते हैं। क्लियर? अब सेम इसी तरह से आपको हर एक
डाई ऑफ बार के लिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर जो सैंपल्स हैं ये एग्जाम्पल है, ये मैंने कैलकुलेट या फिर वेट नहीं किया है, मैं आपको केवल एग्जाम्पल यानी कि आपको गाइड करने के लिए केवल ये मैंने रफ वैल्यूज ली हुई है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए इसको कैलकुलेट 3 अलग अलग एवरेज वैल्यूज के साथ करना होता है। ठीक उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फेल करने की कोशिश करूं ये सैंपल को, टॉलरेंस वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक रैंडम एग्जांपल्स लिए 12 mm, 16 mm एंड 20 mm। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 0.810, 0.820, 0.855 जो हमारे 12 mm का यूनिट वेट होता है 0.888, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जब मैं उसको एवरेज वेट ऑफ सैंपल निकालता हूं और इसका टॉलरेंस की वैल्यू निकालता हूं फॉर्मूले में पुट करके, तो मेरा आंसर आता है -6.7। लेकिन 12 mm के बार के लिए टॉलरेंस वैल्यू कितनी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो इसकी वैल्यू है वो आ रही है -5 से लेकर 5 के बीच में, क्लियर। लेकिन यहां पर जो हमारा वैल्यू है वो कितना -6.7, यानी कि ये अलाउएबल ही नहीं है, इससे आप काम करवाएंगे ही नहीं, क्लियर। क्योंकि अगर आप इससे काम कराते हैं, यहां पर एक चीज समझना, अगर वेट ज्यादा आ रहा है, वैल्यू टॉलरेंस वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो भी आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट ओवर हो जाएगा बहुत ज्यादा, जो कि आपके रिकंसिलेशन में अफेक्ट करेगा बिलिंग के वक्त। या फिर अगर इसकी वैल्यू एकदम कम आ रही है, जो कि आपकी वैल्यू, इसका मतलब वो बार सही नहीं है, वो प्रॉपरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उसको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ये इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सिलेक्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं सिमिलरली, कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रॉपरली, यहां पर यूनिट वेट हमने निकाल लिया हर एक बार के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रैंडम प्रोजेक्ट, यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने हर डाया का बार यहां पर लिखा हुआ है, यूनिट वेट यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल वेट ऑफ प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लिया कि वहां पर 8 mm का बार जो है वो 100 मेट्रिक टन यूज हो रहा है, क्लियर। 10 mm का 150 मेट्रिक टन, 12 mm का 200, 16 mm का 200, 20 mm का 250, 25 mm का 500 और 32 mm का 600 मेट्रिक टन बार यूज हो रहा है, क्लियर। इतना वेट अमाउंट यूज हो रहा है। अब मैंने यहां पर टोटल लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना है, यानी कि इतना वेट, अगर इतना मेट्रिक टन अगर मैं बार मंगा रहा हूं, तो मेरी प्रोजेक्ट में लेंथ पहले से कैलकुलेट होगी, जो हमारे बीओक्यू और टेंडरिंग के वक्त मौजूद होगी कि भैया इतना अमाउंट ऑफ स्टील लगने वाला है, तो वो तो पहले से फिक्स्ड है, यानी कि लेंथ फिक्स्ड हो गया, कि हमारा पूरा का पूरा बीबीएस के पार्ट में लेंथ फिक्स्ड हो गया कि इतना स्टील लेंथ वाइज हमको लगना ही लगना है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल देखते हैं 8 mm का बार, यहां पर हमको 2,53,125 मीटर लगना ही लगना है, कंपलसरी है, क्लियर। तो यहां पर यह फाइंड आउट हुआ कि अगर मुझे इतना लेंथ का बार लगाना है तो मुझे 100 मेट्रिक टन 8 mm का बार मंगवाना होगा, क्लियर। तो मैंने क्या किया, 100 मेट्रिक टन बार मंगवाया, और जैसे कि मैंने उसको 1-1 मीटर 3 सेट से 1-1 मीटर काटा। 100 मेट्रिक टन एक बार में नहीं मंगाते हैं हम, अलग अलग स्टेजेस पर मंगाते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है। और मैंने हर स्टेज में सैंपल कैलकुलेट किया और मेरे पास एवरेज वेट आ गया 0.417। उसी एवरेज वेट को मैंने क्या किया, यहां पर एवरेज वेट को यहां पर मैंने पुट ऑन कर दिया क्लियरली। अब मैं ये देख रहा हूं कि भाई जो मेरा एक्चुअल वेट था जिसके हिसाब से मुझे प्रोजेक्ट मिला, क्लियर, वो मिला 0.395 kg पर मीटर के हिसाब से, यूनिट वेट के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअल बार मेरे पास आया वो मैंने 100 मेट्रिक टन मंगाया था। अब जो मेरे पास बार आया मैंने उसको काट के देखा तो मुझे पता चला कि उसका यूनिट वेट तो 0.417 kg आ रहा है पर मीटर। तो यहां पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर आपके एक्चुअल स्टील कंजम्पशन पर बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा। अब देखिए ये लेंथ 2,53,125 मीटर की लेंथ तो लगनी ही लगनी है, बार कट कट के लगेगी अलग जगह, तो वो आपको लग गई। अब आप बार मंगाते गए और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जब रिकंसिलेशन बना यानी कि बिलिंग हुई तो ये पता चला कि भाई यहां पर तो एक्स्ट्रा स्टील लग रहा है, जो कि हमको लगना 100 मेट्रिक टन चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा स्टील लग रहा है क्योंकि पूरा काम तो ये तो इतना ही काम होगा 2,53,125 मीटर के हिसाब से। अब हमने कैलकुलेट किया भाई एवरेज जो कैलकुलेशन वेट है उससे हमको स्टील कंजम्पशन निकालना है। तो यहां पर हमने क्या किया, जो हमारा टोटल लेंथ आता है, टोटल लेंथ, उसके बाद टोटल लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया एवरेज कैलकुलेटेड वेट से। टोटल लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज कैलकुलेटेड वेट से और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा आंसर मेट्रिक टन में निकल जाएगा। अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे 1000 से तो आपका आंसर केजी में निकलेगा टोटल। अगर मेट्रिक टन में निकालना है तो आपको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई 105 मेट्रिक टन हमको स्टील लग गया स्टेज वाइज कंजप्शन करने में। लेकिन भाई प्रोजेक्ट को जो हमने फाइनल हुआ था, पूरा बजट फाइनल हुआ था, उसमें तो 100 मेट्रिक टन था एज पर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ
ऑफ लेंथ के हिसाब से, तो काम करते वक्त हमको 5 मेट्रिक टन यहाँ पर डिफरेंस हो गया। ठीक इसी तरह से हर एक जो हमने एवरेज वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की एक एग्जांपल के तौर पर, उसी एवरेज वैल्यू को हमने इस कॉलम पर पुट किया और हर एक डाया के लिए हमने यहाँ पर प्रॉपरली एक्चुअल स्टील कंज्यूम्ड, जितना स्टील लगा है सच में, वो यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो हमको ये पता चला कि भाई जो हमारा पूरे प्रोजेक्ट पर पहले से बजट के टाइम स्टील जो अप्रूव था वो था 2000 मेट्रिक टन, और जब हमने एक्चुअल जो कंज्यूम्ड हुआ वो हुआ 2026 मेट्रिक टन। तो यहां पर जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? वो आया कि जो एक्चुअल बार्स मैन्युफैक्चर होकर आई थी वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन था। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पूरी की पूरी होती है परचेज डिपार्टमेंट की, कि उसको पहले ही ये अंदाजा लगाना होता है कि जो रोलिंग मार्जिन है उसको किस तरह से कवर करेंगे और किस तरह से मैन्युफैक्चरर से बार मंगवाना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो परमिसिबल वैल्यू थी +-7, ये तो उसके अंदर ही आ रहा है, हमने आइडेंटिफाई किया भाई ये प्लस माइनस। जैसे हम बात करें यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल कि जो हमारी परमिसिबल वैल्यू थी 5.5, यहाँ पर 8 mm के लिए +-7 है, -7 से +7, तो यहाँ पर 5.5 आ रही है, ये तो परमिसिबल है। लेकिन हम अलाउ तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए अमाउंट का कितना वेरिएशन हो रहा है, क्लियर। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिया था, तो यहाँ पर -6.7 5.2 आ रहा है जो कि टॉलरेंस वैल्यू से अलग ही है, तो यहाँ पर तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे। इस केस में हम अलाउ जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर रेट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर मैं सेम जो हमारा पर मेट्रिक टन जो रेट है दैट इज 50,000, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो वही 50,000 रेट आएगा। तो 2000 मेट्रिक टन के लिए 50,000 रुपीस पर मेट्रिक टन करेंगे तो 10 करोड़ होता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में स्टील का यूज। अब इस पूरे स्टील में प्रोजेक्ट में हमारा 26 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा स्टील लग रहा है दोस्तों, 26 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा स्टील। तो इस वजह से जब हम कैलकुलेट करेंगे 26 × 50,000 पर मेट्रिक टन जो हमारा अमाउंट है, तो हमारा लगभग अमाउंट आता है 12,80,000 प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा आपको अमाउंट लगने वाला है, जो कि प्रॉपर बजट में मेंशन था। ये चीज आपको एंड में पता चलती है और बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेस्टेज में भी इंक्लूड हो जाती हैं और उसके साथ रिकंसिलेशन के वक्त तो इंजीनियर्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो इस चीज को आपको समझ के पहले ही ठीक करवाना होता है। पहले ही जो परचेजिंग डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो मैन्युफैक्चरर से इस चीज को बाय कर रहे हैं बार्स को, तो पहले से ही इस चीज को कवर अप करें। और उसके साथ साथ जो आपके टेंडरिंग डॉक्यूमेंट में जो आपको स्पेसिफाइड वैल्यूज होती हैं रिकंसिलेशन के लिए और वेस्टेज के लिए और रोलिंग मार्जिन के लिए, तो वो वैल्यूज को भी आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है इसी की वजह से वेस्टेज और जो हमारा रोलिंग मार्जिन है उस सारी चीजों को टेंडर डॉक्यूमेंट में अलाउ किया जाता है, ताकि इन सारी चीजों से हम हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा इफेक्ट या डिफरेंस ना आए। सो इंजीनियर्स क्लियरली आई होप आपको ये सारी चीजें डिटेल पर समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरु चैनल को, ताकि और इंटरेस्टिंग इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। सो इंजीनियर्स इसका जो सेकंड पार्ट है कि इसको कैसे बनाया जाता है, कहां पर यूज होता है, बिल्डिंग के वक्त कैसे यूज होता है, रिकंसिलेशन में कैसे यूज होता है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस टॉपिक पर लाऊंगा। आप इसको नीचे लिंक डाउनलोडेबल लिंक है, आप इस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी जोश और इसी जुनून के साथ मिलेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।